हेलो स्टूडेंट्स, जर्नल का एक इलस्ट्रेशन है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राम एंड सन्स ऑन 1 अप्रैल 2020। ये बैलेंसेज हैं। अपीयर मीन्स दिखाई देना। कब है ये? 1 अप्रैल 2020 को, मीन्स फर्स्ट डे ऑफ न्यू अकाउंटिंग ईयर। हम लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल से नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है एवरी ईयर। तो उस दिन बैलेंसेस थे। बैलेंसेज मीन्स इतना कैश पड़ा हुआ था, बैंक बैलेंस हमारा इतना था, स्टॉक था, डेटर में 3 लोग हैं, महेश, संजय, दिनेश, फर्नीचर था 4000, बिल्डिंग था 26,000 और क्रेडिटर में 2 लोग हैं, अजय और विजय। तो ये बैलेंसेज कहाँ से आते हैं? 1 अप्रैल है तो इसके जो प्रीवियस डे था यानी 31 मार्च 2020 को शॉप बंद करते समय या ऑफिस बंद करते समय आपके शॉप में क्या क्या असेट्स थे, क्या क्या लायबिलिटीज़ थी। इसमें कैपिटल मिसिंग है तो हम निकालेंगे फार्मूला यूज करके, असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो 31 मार्च की शाम को जब शॉप बंद होती है, जो बैलेंस होता है वही 1 अप्रैल को मॉर्निंग में शॉप ओपन करते टाइम वही सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए जो एंट्री होती है, कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं, ये तो बैलेंसेज हैं। तो बैलेंसेज के लिए जो हम लोग एंट्री करते हैं, ओपनिंग एंट्री होती है, ये एक अकाउंटिंग ईयर में एक ही बार होती है, फर्स्ट डे। तो एंट्री क्या है? ओपनिंग एंट्री बहुत ईजी होती है। जितने भी असेट्स हैं सबको डेबिट कर दिया जाता है और कैपिटल और लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो हम देखते हैं एंट्रीज़ की। एंट्री देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्या है? कैश है 7500। तो ओपनिंग एंट्री में करना क्या होता है? जितने असेट्स हैं सबको एक लाइन से डेबिट कर दो आप, और लायबिलिटी और कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट कर दो। तो असेट्स में क्या क्या है? कैश है 7500, बस कुछ नहीं करना, बस लिख देना है डेबिट में। कैश एट बैंक है तो एंट्री में हम कैश एट बैंक नहीं लिखेंगे, हम बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे 8000, बस देख के लिखना ही है। स्टॉक है 29,500, स्टॉक लिख दिया 29,500। डेटर्स में कई लोग हैं तो सबका नाम आएगा 1 बाय 1। नाम नहीं दिया रहता डेटर्स का। डेटर मीन्स क्या होता है? कस्टमर्स जिनसे पैसे लेने हैं, उधार वाले कस्टमर। तो नाम दिया है तो महेश है तो महेश डेबिट, संजय है संजय डेबिट 10,000, दिनेश है कस्टमर हमारा डेटर तो दिनेश डेबिट। फिर क्या है? असेट आ गया फर्नीचर, डेटर भी असेट होता है, इसे तो डेबिट हुआ। फिर क्या है? फर्नीचर है 4000 तो यहाँ पे लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फिर बिल्डिंग है 26,000 तो हमने यहाँ पे बिल्डिंग लिख दिया 26,000। क्रेडिटर्स में क्या क्या है? अजय, विजय 2 क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिटर का नाम दिया है तो यहाँ पे अजय आ गया। ये लायबिलिटी है, क्रेडिटर है मतलब इनको पैसा देना है। क्रेडिटर्स को क्या होता है? क्रेडिटर मीन्स पर्सन्स, फर्म्स फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन बॉट ऑन क्रेडिट। ऐसे लोग, ऐसे फर्म्स, ऐसे पर्सन जिनसे आपने उधार पे गुड्स परचेज किया है तो पैसा देना पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटी है। पैसा देना बाकी है मीन्स लायबिलिटी है। तो अजय और विजय 2 क्रेडिटर हैं तो यहाँ हमने लिख दिया टू अजय 7000, टू विजय 4000। अब यहाँ पे कैपिटल मिसिंग था तो कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट कर लिया? कैपिटल इक्वल्स टू टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो टोटल असेट में इतने आइटम हैं, यहाँ तक आप टोटल करोगे 7500, 8000, 29,500, 10,000, 10,000, 16,000, 4,000, 26,000। तो सबको टोटल करेंगे तो टोटल असेट आएगा 1,11,000। फिर लायबिलिटी में क्या है? ये 7,000, 4,000 मीन्स 11,000। तो आपका कैपिटल आ गया 1 लाख, आपने लिख दिया। ये हो गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ओपनिंग एंट्री है ये। इसका नरेशन लिख दिया हमने, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ ब्रॉट फॉरवर्ड, यहाँ पे डेट लिख दिया। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? आगे लिखा है इन अप्रैल 2020 फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस। अप्रैल में, ये 1 अप्रैल को हमारा ओपनिंग हुआ था तो क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए हमारे अप्रैल 3 को वो हम देखते हैं। तो जो पहला ट्रांजेक्शन है
वो क्या है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। बॉट गुड्स माने गुड्स परचेज किया हमने, बॉट मीन्स परचेज किया, खरीदा, ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹8,000 फ्रॉम अग्रवाल ब्रदर्स। अग्रवाल ब्रदर्स से हमने गुड्स परचेज किया जिसका लिस्ट प्राइस 8,000। लिस्ट प्राइस क्या है, लिस्ट प्राइस मीन्स प्रिंटेड प्राइस, मार्क्ड प्राइस या कैटलॉग प्राइस, जो छपा होता है सामान के चीज़ पे। और किससे परचेज किया, अग्रवाल ब्रदर्स से, लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना है, एंड 5% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 5% है, पेड 60% प्राइस इमीडिएटली। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ट्रेड डिस्काउंट तो पहले काट ही देना है हमको। यहाँ पे वर्किंग है, हम देख सकते हैं, ये है, ये लिस्ट प्राइस कितना था 8,000, यहाँ लिख दिया हमने लिस्ट प्राइस 8,000। 25% ट्रेड डिस्काउंट है, तो हमने यहाँ पे 8,000 का 25% माइनस कर निकाला तो 2,000 आया। तो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इक्वल्स टू यहाँ पे परचेज प्राइस आ गई हमारी 6,000। तो ट्रेड डिस्काउंट हमें लिस्ट प्राइस से तुरंत काट देना है, उसमें कुछ विचार नहीं करना है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हर हाल में अलाउ किया जाता है, पैसा दे चाहे ना दे। तो ये माइनस कर देना है, और ये ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड भी नहीं होता है। अब आया आपका परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस आ गया, तो हम परचेज में लिख दिए परचेजेज अकाउंट डेबिट 6,000। कौन सा, यही वाला 6,000 सीधा हमने लिख दिया। अब लिखा है कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट जैसा कि नाम में लिखा है कैश लगा हुआ है, तो आप कैश पेमेंट करेंगे तभी डिस्काउंट मिलेगा। तो पूरा तो पेमेंट नहीं किया हमने, कितना पेमेंट किया, 60% प्राइस, हमने पूरा पेमेंट नहीं किया है। तो 60% पेमेंट हमने किया, तो किसका 60%, गुड्स कितने का परचेज किया था, 6,000 का। तो 6,000 का गुड्स परचेज किया था, तो 6,000 का 60% यानी 3,600 ही पेमेंट हो रहा है, तो इसी पे निकलेगा। 3,600 पे ही कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। कैश डिस्काउंट का मतलब हुआ जितना पेमेंट करेंगे उसी पे निकलेगा। तो 3,600 का 5% हमने डिस्काउंट किया, तो 180 हो गया। अब कैश डिस्काउंट है, काट दिया, तो कैश कितना हम देंगे, 3,420। तो हमने यहाँ पे लिखा परचेजेज अकाउंट, तो 6,000 आया ही था, टू कैश, कैश गया हमारे पास से, क्रेडिट होगा 3,420 ये वाला। डिस्काउंट हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि हम सामान खरीद रहे हैं तो उससे हमको कुछ कम पैसा देना पड़ रहा है ना, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो गया, क्योंकि गेन है। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो एक्सपेंस लॉस होता तो डेबिट करते हैं, यहाँ हमको फ़ायदा हो रहा है, कम पैसा देना पड़ रहा है, तो डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ, क्रेडिट हो गया। और अब बाकी जो पैसा हमने दिया नहीं, हमने तो इसका 60% ही दिया ना केवल, इसका मतलब 40% अभी बाकी है, तो इसका 40% निकालेंगे, तो 6 4 जा 24, इतना भी पैसा देना बाकी है, तो ये हमारा नाम दिखाना पड़ेगा, उधार होगा तो नाम दिखाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक दो बातें याद रखनी है, क्या, ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले काट देना है, तो आपकी परचेज प्राइस आ गई। अब परचेज प्राइस, तो परचेज में यही अमाउंट आ गया। पेमेंट 60% किया, तो जितना पेमेंट, कितने का 60%, जितने का आपने सामान परचेज किया, इससे तो मतलब ही नहीं रहेगा। ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद जो आया, इससे मतलब है। लिस्ट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, आपको कहीं रिकॉर्ड में नहीं आएगा, अकाउंटिंग में, बिल में रहता है लेकिन अकाउंटिंग में कहीं रिकॉर्ड में नहीं आएगा। तो हमको अब 6,000 से ही मतलब है, तो 6,000 का हमने गुड्स परचेज किया, लिख दिया। अब कैश डिस्काउंट जितना पेमेंट करेंगे उसी पे निकलेगा, और बाकी माइनस कर दिए तो कैश हो गया। तो कैश चला गया आपके पास से, तो आप कैश क्रेडिट करोगे। डिस्काउंट गेन है आपके लिए, तो आप क्रेडिट करोगे। अग्रवाल ब्रदर ये आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि पैसा देना बाकी है, तो इसलिए क्रेडिट हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, मीन्स कर्जा आपके ऊपर हो गया इतना पैसा। या कह लो कि ये गिवर है आपके लिए, आप अग्रवाल ब्रदर से सामान खरीद रहे हो तो आप गिवर हो गए। हमेशा आपको ये अज्यूम करके चलना है कि ये ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, आप माने बिजनेस फर्म कर रही है, तो आप अपने बिजनेस की तरफ से कर रहे हो, ये क्रेडिट हो गया, ये आपकी एंट्री हो गई। और एक चीज़ और ट्रिक आप याद रखो कि कैश अगर क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होता है। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट है
तो किधर कैश रहेगा उधर ही डिस्काउंट रहेगा। ये ट्रिक है, ये याद रखना हमेशा। इसके बाद हम चलते हैं अगला ट्रांजैक्शन पर। अगला ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम महेश। महेश से आपने रिसीव किया, कितना रिसीव किया? 9800। रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेश इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो महेश से मिला चेक फुल सेटलमेंट। तो जब भी आपके क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट लिखा रहेगा तो आपको ये सबसे पहले जानना पड़ेगा इस पर्सन से कितना बाकी था। तो महेश से हमने रिसीव किया चेक, तो हम अब फुल सेटलमेंट लिखा है तो देखना पड़ेगा कितना लेना बाकी था, तभी तो मिला। तो आप ओपनिंग एंट्री किए थे, ओपनिंग एंट्री में देखिए महेश से आपको कितना चाहिए था? 10,000। तो महेश से आपको चाहिए था 10,000 और मिला कितना? 9,800 और चेक आपने बैंक में जमा कर दिया। तो बाकी था 10,000। तो आप महेश के सामने पूरा 10,000 लिखोगे, जबकि चेक हमको मिला है 9,800 का, लेकिन बाकी कितना था? 10,000। तो जब भी फुल सेटलमेंट लिखा रहेगा तो पर्सन के नाम के सामने जितना बाकी था उतना लिखो। और चेक कितने का मिला था? 9,800 का। तो ये बैंक में जमा भी हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,800। अब ये जो डिफरेंस है, बाकी था 10,000, मिला आपको 9,800 का और हिसाब भी क्लियर हो गया। तो 200 क्या हुआ? आपने छूट दे दिया। ये 200 कहाँ से आया? 10,000 माइनस 9,800। 200 आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, आपने छोड़ दिया कि चलो भाई कोई बात नहीं, 200 रुपया आप काट लो। तो ये आपके लिए एक्सपेंस हुआ, लॉस हो गया। भाई आपको चाहिए 10,000 और मिला केवल 9,800 और बाकी मिलेगा भी नहीं क्योंकि आपने छोड़ दिया। इतना आपका एक्सपेंस हुआ डेबिट। ये गिवर है क्रेडिट। ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन। अगला देखते हैं अप्रैल 6 को। आप देखो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है अप्रैल 6 को? सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अ चेक ₹20,000। आपने गुड्स सेल किया, बदले में आपको क्या मिला? चेक मिला। और चेक जब आपको रिसीव हुआ तो बैंक में भेजा कि नहीं भेजा, यानी डिपॉजिट किया बैंक में कि नहीं डिपॉजिट किया, यहाँ नहीं लिखा। तो आगे के डेट्स में पढ़ लो आप। आगे के डेट्स में लिखा है 9 को, 6 को आपको चेक मिला, 9 को आपने इसको बैंक में जमा कर दिया। एबव चेक मतलब यही वाला चेक आपने बैंक में जमा कर दिया। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 6 को आपने चेक जमा नहीं किया बैंक में, चेक आया ज़रूर लेकिन बैंक में नहीं भेजा। तो चेक कहाँ गया? आपके पास रह गया। तो यहाँ लिखे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। चेक आया, बैंक तो गया नहीं, तो बैंक तो लिख नहीं सकते, तो आपने लिखा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और 2 सेल्स, आपने गुड्स सेल किया तो सेल क्रेडिट होता है, आप जानते हैं। गुड्स चला गया तो क्रेडिट हो गया, किस नाम से? सेल्स के नाम से। या सेल्स रेवेन्यू है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग। सेल मीन्स रेवेन्यू। तो ये हो गया। इसके बाद 9th को लिखा है डिपॉजिटेड द एबव चेक इनटू बैंक। यही वाला चेक आपने 9th को बैंक में जमा कर दिया। तो फिर 9th को आपने बैंक में जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और चेक चला गया आपके पास से। जब चेक आया था तो आपने डेबिट किया था, चेक चला गया तो चेक इन हैंड क्रेडिट हो गया। अमाउंट तो वही रहेगा जो चेक आया था वही, इसलिए यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है क्योंकि वो वही वाला चेक है ना, एबव चेक यही वाला, तो यहाँ पे क्रेडिट हो गया। फिर अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, पेड इनकम टैक्स बाय चेक। इनकम टैक्स पे किया आपने। तो इनकम टैक्स क्या है कि ये पर्सनल एक्सपेंस है, ड्राइंग्स है, क्योंकि जो प्रोप्राइटर है उसको देना चाहिए इनकम टैक्स।
क्योंकि इनकम कौन लेता है? प्रोप्राइटर। इनकम मीन्स प्रॉफिट। भाई बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी इनकम होती है, प्रोप्राइटर लेता है, तो टैक्स तो प्रोप्राइटर को ही देना चाहिए। लेकिन फर्म ने दे दिया है, तभी तो फर्म के हिसाब में लिखा है। तो ये ड्राइंग हो गया, तो इसके लिए होगा ड्राइंग से अकाउंट डेबिट। जब भी इनकम टैक्स आएगा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, तो आप हमेशा ड्राइंग लिखोगे। प्रोप्राइटर के लिए आप पेमेंट कर रहे हो ना, तो पर्सनल एक्सपेंस हो गया, ड्राइंग से अकाउंट डेबिट। और आपने चेक से पेमेंट किया है तो आपके अकाउंट से वैसे कट हो गए, तो बैंक से जब भी पैसे आपके खाते से कट हो गए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करोगे। या कह लो बैंक गिवर है, आप चेक को, बैंक चेक होता क्या है, आप बैंक को रिटर्न ऑर्डर देते हो कि भाई पेमेंट कर देना, तो बैंक ने पेमेंट कर दिया तो आपके अकाउंट से कट हो गया पैसा, तो क्रेडिट। इसके बाद है दिनेश वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। दिनेश को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया एंड अ पेमेंट ऑफ 60 पैसे इन अ रुपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट बाय चेक। दिनेश को आपने दिनेश को वो कोर्ट से होता है, जब कोई पर्सन मतलब उसके पास पैसे नहीं रहते, लायबिलिटी के कंपैरिजन में उसके पास असेट से पैसे बहुत कम होते हैं, तो वो कोर्ट में अपील करके अपने को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा लेता है, ताकि उसको लोग तंग ना करें, पैसे ना मांगे। अब दे तो सकता नहीं, उसके पास है ही नहीं, देगा कहाँ से। तो और 60 पैसे इन रुपी आपको रिसीव हुआ उसके प्रॉपर्टी से, चेक से रिसीव हुआ। तो अब दिनेश का बाकी, दिनेश से आपको कितना लेना बाकी था ये देखना पड़ेगा। तो आप ओपनिंग एंट्री है, ओपनिंग एंट्री में देखो आप दिनेश को डेबिट किए थे, ये ओपनिंग एंट्री है, ये दिनेश से आपको लेना था 16,000। तो 16,000 का 60 पैसे इन रुपये आपको मिला, तो ये रहा। ये 16 दिनेश को तो आप क्रेडिट करोगे 16,000 से ही, जितना बाकी था उतने से ही क्रेडिट होगा। दो सिचुएशन में, जब फुल सेटलमेंट होता है और जब इंसॉल्वेंट हो जाए कोई पर्सन, तो जितना लेना बाकी था उतना ही क्रेडिट होगा। और इसी का 60%, 60 पैसे इन रुपी, 100 आउट ऑफ 60 आपको मिल गया चेक से, तो आपका ये बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और ये बैड डेट, ये लॉस हो गया बाकी पैसा। ये 16,000 में से इतना ही मिला आपको, तो बाकी पैसा क्या हुआ, वो डूब गया, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो आप उससे मांग ही नहीं सकते, ना वो देगा, तो ये आपका लॉस हो गया। तो ये हो गया डेबिट, लॉस डेबिट हो गया, ये गिवर है, क्रेडिट हो गया। और वैसे भी जब कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पैसा उससे मिले ना मिले उसको क्रेडिट करना ही करना है। क्यों? कि अकाउंट बंद कर देंगे, फालतू में क्यों रखेंगे अकाउंट जब पैसा मिलना नहीं है। तो बस ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, इतना ही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।